नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं 4 बड़ी खबरें। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली बड़ी खबर लेंगे जहां पर अमरावती में कर्फ्यू का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हिंसा अभी भी जारी है। सुबह पथराव लाठीचार्ज के बाद 20 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर बीजेपी का वैश्विक सम्मेलन आज सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण परिवार लखनऊ के 16वें स्थापना उत्सव में भी शामिल होंगे। और तीसरी बड़ी खबर लेंगे जहां पर 2024 की जमीन तैयार कर रही भाजपा। सामाजिक जमीन तैयार करने के लिए बनाया नया एजेंडा। राजनीतिक समीकरणों के साथ सामाजिक समीकरण को भी बीजेपी अब साधेगी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर जनजातीय रणबांकुरों की स्थायी चित्र दीर्घा का सीएम शिवराज सिंह चौहान जनजातीय संग्रहालय में शुभारंभ करने जा रहे हैं। स्थायी दीर्घा में जनजातीय समुदाय के 700 से अधिक कलाकार सीएम का आभार भी प्रकट करेंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इससे पहले शनिवार सुबह अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसमें से कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भी पथराव कर दिया था और जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था। इसमें से कई लोग घायल हो गए थे और हालात को देखते हुए 4 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। अमरावती में शुक्रवार को शनिवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की है और 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि अमरावती को छोड़कर पूरे राज्य में शांति है। हम स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाकर रखें। समाज में दरार पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भड़काएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। क्या क्या अब कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हालात तो अभी अमरावती में नियंत्रण में है, जैसा कि पुलिसिया कार्रवाई जिस तरह की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पूरा मसला है त्रिपुरा की घटना को लेकर जो अमरावती में हुई है, और अमरावती के अलावा ही जो महाराष्ट्र के 3-4 जिले हैं, नांदेड़ है, अमरावती है, कई और जगह हैं जहां पर इस तरह के उग्र प्रदर्शन किए गए। कुछ समझिए कि दुकानदारों पर हमले भी हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हुआ, त्रिपुरा की घटना वहां हुई और इसके बाद महाराष्ट्र में ये घटना इस तरह से घटी है। शुक्रवार से लेकर शनिवार और आज सुबह में भी कई तरह की जो है झड़पें भी होने की खबर है। इसके बाद पुलिस जो है अपने तरीके से उसको जो है काबू करने की बात कह रही है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और राज्य सरकार भी मुस्तैदी के साथ इस पूरे प्रकरण का सामना करती दिख रही है। लेकिन ये जो है ना, त्रिपुरा की घटना कहाँ त्रिपुरा में हुई है, इसके बाद अमरावती में, चूंकि अमरावती में ये खबर जो आ रही है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक खास समुदाय के लोगों ने एक दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला किया, दुकानदारों को टॉर्चर किया, दुकानदारों पर भी हमले करने की खबर आ रही है। लेकिन ये मामला कैसे हुआ है, उधर जो है बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी थाने पहुंचे, उसका प्रतिकार किया, विरोध किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये घटना कैसे वहां पर घटी, ये बड़ा आश्चर्य की विषय है, क्योंकि त्रिपुरा और महाराष्ट्र के बीच काफी दूरी है। इस पूरे प्रकरण में जैसे कि लगता है कि दंगे का कोई रूप दिया जा रहा था। ये दंगा क्यों रूप दिया जा रहा था, इस समझ से परे है। हालांकि केंद्र सरकार भी इस पर पूरा नजर बनाए हुए है। उधर महाराष्ट्र सरकार भी पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से देख रही है और वहाँ जो है ना, त्रिपुरा से भी खबर आ रही है कि त्रिपुरा सरकार ने और वहाँ की पुलिस व्यवस्था ने साफ साफ किया है कि त्रिपुरा में पूरी स्थिति नियंत्रण में है। अब देखना होगा कि जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं अमरावती और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बंद की गई है, धारा 144 4 दिनों के लिए लगाई गई है, उसका क्या असर पड़ता है। और दोनों पक्ष कहने के ये कहा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष जो है इसको किस रूप में लेता है, देखने की बात होगी। और चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में एक दूसरा ही प्रकरण महाराष्ट्र में शुरू हो जाए। तो इस पूरे प्रकरण पर केंद्र सरकार की भी नजर है और राज्य सरकार भी इस पर गंभीरता से इसको देख रही है। इसको इसी रूप में देखा जा सकता है कि स्थिति नियंत्रण में रहे
पुलिस व्यवस्था अगर गंभीरता से इसको देखेगी तो आने वाले दिनों में इसका असर बेअसर हो जाएगा और अमरावती में कोई घटना नहीं होगी। लेकिन उधर नांदेड़ और कई और जिलों में जो इस तरह की घटना है वहां भी भड़काऊ भाषण हुए हैं, नारे लगाए गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये दोनों पक्ष जो है, दोनों पक्ष कितना गंभीरता से इस पूरे मसले को खत्म करता है। अगर खत्म नहीं होगा तो हो सकता है कोई बड़ा रूप ले ले और किसी भी सूरत में देश जो है ना, अभी ये कुछ नहीं चाहता कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो। त्रिपुरा की घटना का जो समझिए कि रिएक्शन जो है महाराष्ट्र में देखने को मिले, या देश के किसी भी राज्य में इस तरह की घटना होती है तो निंदनीय है। इसको इसी प्रकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि धारा 144 लगाने के बाद, और ये 4 दिनों तक लगाई गई है, आगे भी इसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। तो देखना पड़ेगा कि इस पर पूरी प्रक्रिया में जो है पुलिस, राज्य सरकार और दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम किस गंभीरता से पूरे प्रकरण को देखते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब लोगों का कहना है कि सिर्फ अमरावती में ही जो दंगे के हालात हैं और वो देखने को मिल रहा है, बाकी पूरे राज्य में शांति है। देखिए, इंटरनेट सेवाएं तो बंद करना समझिए प्रशासनिक की कार्रवाई के तहत होता है, ताकि ये अफवाहों को फैलाया नहीं जाए, अफवाह से लोग दूर रहें। और इंटरनेट सेवाएं इसीलिए बंद की जाती है, हालांकि इसका असर जो है दूसरे कामों पर भी पड़ते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इंटरनेट सेवाएं केवल 4 दिनों के लिए बंद की गई है कि आगे के लिए भी बंद की गई है, क्योंकि बहुत सारे कारोबार, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई सारे इंटरनेट सेवाओं से ही जुड़े होते हैं। तो इस पर भी सरकार की नजर है, पुलिस व्यवस्था की नजर है। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी समझिए कि उसका उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, किसी भी घटना को अंजाम न देने तक पहुंचाने का, कि कोई घटना यहाँ पर न घटे, कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो, कोई दंगा का रूप धारण न करे। तो ये जो है ना, ये इंटरनेट सेवाएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मूल रूप से ये है कि दो पक्षों के बीच में जो तनाव बने हुए, तनाव को कैसे रोका जाए, और इसी के तहत तमाम कार्रवाई की जा रही है। और सामाजिक स्तर पर भी दोनों दलों के बीच, दोनों समझिए समूहों के बीच बैठकें भी जारी है। उसमें लोगों को एक दूसरे को समझाया जा रहा है। अब सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है, सामाजिक स्तर पर भी लोग अपना काम करते हैं। कोई भी किसी भी समाज में दो पक्षों के लोगों में अलग अलग तरीके के गर्म और नरम दल के लोग होते हैं, तो इसको जो है ना बैठकर ही सुलझाने की जरूरत है। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी आज वैश्व सम्मेलन करने जा रही है। दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। वहीं आज ब्राह्मण परिवार लखनऊ के 16वें स्थापना उत्सव के अवसर पर भी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। दोपहर 1 बजे कृष्णानगर अवस्थी लॉन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो बीजेपी का वैश्व सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे कृष्णानगर अवस्थी लॉन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, बीजेपी का वैश्व सम्मेलन आज आयोजित करने जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बीजेपी आज वैश्व सम्मेलन करने जा रही है। जो बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल के ये आयोजन किया इस कार्यक्रम को, इससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी थी। हालांकि देखिए, जो वैश्व सम्मेलन यानी ब्राह्मण सम्मेलन को भी इसमें तर्ज दिया गया है, ब्राह्मण परिवार को भी तर्ज दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, जो ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर जिस तरह सियासत हो रही, जिस तरह राजनीति हो रही थी कि विपक्ष सरकार को घेर रहा था कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज है उनसे, तो ऐसे में अब नरेश अग्रवाल जो वैश्व व्यापारी सम्मेलन के तर्ज पे इसे करा रहे हैं। और ये कार्यक्रम 12 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जिसमें
मुख्य अतिथि के तौर पे योगी आदित्यनाथ यानी सूबे के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके साथ साथ उनके मुख्य वक्ता के तौर पर पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, वो शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के और लोगों की बात करें, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ये शामिल होंगे और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल इसमें शामिल हो रहे हैं, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं। तो हालांकि देखिए, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे पहले, उसके बाद उन्होंने उनका दामन छोड़कर बीजेपी का साथ कर लिया और बीजेपी के साथ करने के बाद इनका ये पहला बड़ा आयोजन कर रहे हैं, वो जो विषय वैश्व व्यापारी सम्मेलन का नाम दिया गया है, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो व्यापारी जो सभा है, जो प्रदेश के व्यापार संगठन है, उनको जोड़ने की बात कर रही है और ब्राह्मण परिवार लखनऊ के 16वें स्थापना उत्सव में ये उत्सव कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अपने विचार रखेंगे। केंद्र सरकार के पीयूष गोयल हैं, भारतीय केंद्रीय मंत्री, वो भी इसमें शामिल होकर केंद्र की तमाम जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन दोनों योजनाओं का भी बखान करेंगे। कैसे सरकार ने काम किया है, केंद्र सरकार ने कैसे काम किया है, इस बात की जानकारी पीयूष गोयल देंगे कि हमने हर वर्ग को, हर कैसे समाज को आगे बढ़ाया है और कैसे व्यापारियों को हमने रोजगार को देकर कैसे आगे बढ़ाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री देंगे और मुख्यमंत्री भी अपने राज्य सरकार की जो तमाम योजना है उसका बखान करेंगे। और कहीं ना कहीं 2022 देखिए, 2022 की पूरा फोकस है कि कौन कौन सा वोट बैंक अगर नाराज है उसे कैसे सम्मेलन कराया जाए, कैसे उसे जोड़ा जाए, कैसे तमाम जो जानकारी सही जानकारी है उसकी जानकारी भी दी जाए उस सम्मेलन के दौरान। तो इस बात को लेकर आज ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी, फिर दोपहर 1 बजे कृष्णानगर अवस्थी लान में भी होगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो वैश्व व्यापारी सम्मेलन के तर्ज पर अब ये ब्राह्मण परिवार लखनऊ के जो है वो 16वें स्थापना दिवस उत्सव जो मना रही है, उसमें शामिल होकर कहीं ना कहीं 2022 का भी बिल्कुल फूका जाएगा और कहा जाएगा कि जो वोट बैंक नाराज है उसे भी हम मनाने में कामयाब हो रहे। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना फायदेमंद सरकार के लिए होगा व्यापारी सम्मेलन, वैश्व व्यापारी सम्मेलन, और जो ब्राह्मण वोट बैंक नाराज है उसे कैसे इस सम्मेलन के माध्यम से साधने की कोशिश की जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर राजनीतिक समीकरणों के साथ सामाजिक समीकरण को भी साथ कर 2024 की जमीन तैयार कर रही भाजपा दलित और आदिवासी समुदाय को अपने साथ लाने की रणनीति पर खास काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से इन समुदाय के बीच अपनी पहुंच बना रही है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर पूरा अभियान खड़ा करने की कोशिश में है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा लगातार सामाजिक समीकरण के साथ चुनावी सफलता हासिल कर रही है और यही वजह है कि उसने देश के तमाम राज्यों में अपनी मजबूत जमीन भी बनाई है और इसी बीच विभिन्न जातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफी सेंध लगाई है। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लेने के बाद भाजपा अब देश भर के आदिवासी समुदायों में पहुंच बनाने में जुट गई है। दरअसल झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ छोटे दलों के छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बड़ा दल नहीं है। 2024 के लिए बीजेपी का एक नया एजेंडा देखने को आ रहा है। सामाजिक जमीन तैयार करने के लिए बीजेपी ने अब नया एजेंडा बनाया है। तो आपको बता दें कि दलित और आदिवासी समुदायों को अपने साथ लाने की रणनीति पर बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जुड़ गए हैं। जी अखिलेश, 2024 की अगर बात करें तो बीजेपी नए एजेंडे पर काम कर रही है, जिसमें दलित और आदिवासियों को अपने साथ लाने की कवायद में जुटी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये बीजेपी की ये कवायद जो है ना 2014 से ही शुरू हो गई थी। उनका जो वोट बैंक है दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग जो ओबीसी हैं, लेकिन इधर जो है भगवान बिरसा मुंडा की जो एक तरह से उनकी याद की जा रही है, उनकी जयंती मनाई जा रही है, उनको लेकर जो है पूरे आदिवासियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और ये हालांकि एक चीज और इतिहास में जाए तो जो आदिवासी समाज है उसको लेकर जो है ना बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हमेशा रही है। लेकिन जिस तरह से समझिए कि आदिवासी को 8-9% आदिवासी वोट बैंक है पूरे देश में, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से आदिवासियों को अपने मंच पर लाने के लिए, आदिवासियों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बीजेपी देश के कई अन्य राज्यों में एक कार्यक्रम के तहत जो है उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में साफ लगता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ये प्रयास है और इसी प्रयास के तहत बीजेपी का मध्य प्रदेश में भी 15 तारीख को जो है एक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां जा रहे हैं, जहां पर बड़े स्तर पर जो है आदिवासियों को एक सम्मेलन होना है, उनको एक मंच पर लाकर तमाम तरह की बातें कही जानी है। प्रधानमंत्री आदिवासी को संबोधित भी करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम देश के कई अन्य राज्यों में भी है। दरअसल ये है कि जो 8 से 9% जो आदिवासी वोट बैंक है और खासकर दलित वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, बीजेपी का असली वोट बैंक यही है। सवर्णों के नाम पर जो है सवर्ण वोट बैंक पूरे देश में 8 से 9% वोट बैंक है, लेकिन उसमें जो है ना सबसे बड़ा ज्यादा वोट बैंक जो बीजेपी के खाते में जाता है वो पिछड़ों का है, दलितों का है। और बीजेपी को लग रहा है कि अगर इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उसके खाते में चला जाता है तो 2024 के चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। और इसी प्रकरण के तहत, इसी समझिए रणनीति के तहत समझिए कि आदिवासियों के साथ जो है ना बीजेपी का लगाव तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है 2024 की रणनीति के तहत ये तमाम चीजें की जा रही है। अब आदिवासी जो है समाज, जो आदिवासियों का कल्याण कितना हुआ है, आदिवासी नेता जो है विभक्त हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। देखना होगा कि आदिवासी समाज बीजेपी की इस रणनीति के तहत कितना उसको मैंने बीजेपी के खेल को सफल आदिवासी समाज बनाता है या उसको विफल करता है। क्योंकि जिन राज्यों में आदिवासियों की बहुलता है उन राज्यों में आज भी समझिए कि आदिवासियों का कल्याण बहुत कम हुआ है और आदिवासी आज भी समझिए कि कई वजह से जो है काफी पिछड़े हुए हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी का यह रणनीति जो है, बीजेपी का यह खेल जो है आदिवासियों को कितना भाता है। आदिवासी समाज अगर बीजेपी की इस रणनीति से, खेल से अगर मान लीजिए कि उसको लाभ दिखता है तो जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव में आदिवासी बीजेपी को ज्यादा मजबूती के साथ उसके साथ खड़े दिखेंगे। अगर नहीं होता है तो आदिवासी भी फ्री होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है आदिवासियों को लेकर काफी जो है आगे बढ़ते दिख रहे हैं, कई कार्यक्रम करते दिख रहे हैं और आगे भी करेंगे। ऐसे में जो है ये सारी कवायद जो है 2024 को लेकर है। अब देखना होगा इसके पीछे जो है कांग्रेस क्या कुछ करती है। ये जो है चूंकि आदिवासियों के बारे में एक बात तय है कि आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस में बटा हुआ है, उसमें क्षेत्रीय दल न के बराबर है। इसलिए जो है बीजेपी को लगता है कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उसके खेमे में चला जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय रणबांकुरों के चित्र पर लगाई गई स्थायी दीर्घा का शुभारंभ करेंगे। वहीं दीर्घा में जनजातीय समुदाय के 700 से ज्यादा कलाकार और समुदायों के प्रतिनिधियों मुख्यमंत्री व्यक्त आभार करेंगे और इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के लिए संचालित विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं और कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापन भी किया जाएगा। जनजातीय रणबांकुरों के चित्र पर सीएम इनका शुभारंभ करेंगे। जनजातीय रणबांकुरों की स्थायी चित्र दीर्घा का सीएम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनजातीय संग्रहालय में इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। स्थायी दीर्घा जनजातीय समुदाय के 700 से ज्यादा कलाकार आभार प्रकट करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जनजातीय संग्रहालय में इसका शुभारंभ करेंगे। स्थायी दीर्घा में जनजातीय समुदाय के 700 से ज्यादा कलाकार आभार प्रकट करेंगे। योजनाओं और कार्यों के लिए आभार ज्ञापित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, जनजातीय रणबांकुरों का चित्र का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। 700 से अधिक कलाकार उनका आभार भी प्रकट करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? विवेक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर लेकिन आपको बता रहे हैं, जनजातीय रणबांकुरों के चित्र का सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक जी। जनजातीय रणबांकुरों के स्थायी दीर्घा का सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, आप साफ तौर पर तस्वीरों को देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय संग्रहालय पहुंच गए हैं और बात की जाए स्वागत की। जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं वो ढोल बजा के अपनी जो वेशभूषा है, संस्कृति है, जो उसको प्रदर्शित करते हुए आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मदद से जो संस्कृति है, वहाँ की जो बस्ती है वो भी मौजूद है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री जातीय संग्रहालय पहुंचे हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जनजाति वर्ग के वो पूरी अपनी संस्कृति में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने जा रहा है। तस्वीरों में असल देख सकते हैं साफ तौर पर। बिल्कुल विवेक, ये बताया जा रहा है कि 700 से ज्यादा लोग हैं वो आएंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट करने वाले हैं। असल बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की कल जनजाति गौरव दिवस है, उनके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर निमंत्रण देने पहुंचे जनजाति की बात की जाए। 15 नवंबर यानी कल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस है और बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मूरी मैदान में पहुंचेंगे, जहाँ पे जनजाति गौरव दिवस को लगभग एक बड़ा कार्यक्रम गया। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच जा रहे हैं, जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनजाति वर्ग के लोग हैं जनजाति संग्रहालय में। चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर रणबांकुरे जनजाति के आज आने वाले हैं और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें उनकी चित्र दीर्घा में उसका शुभारंभ करेंगे। 700 से ज्यादा कलाकार अपना आभार भी प्रकट करते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।